नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में और शुरू करता हूं माई लाइफ शब्दों में भाग 13। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि किस प्रकार से गुरुकुल में जाने के लिए हमने परीक्षा दी और परीक्षा भी हमारे गांव में ही आकर के महर्षि आश्रम के शिक्षकों ने ली थी और उसमें हम उत्तीर्ण हो गए, मैं और मेरे मामा जी। मुझसे लगभग 1 या 2 साल वो बड़े हैं शायद। भानु कुमार अवस्थी नाम है उनका। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। रिश्तों पर भी विश्वास रखता हूं मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रिश्तों से ज्यादा अगर संबंधों में मित्रता हो तो मैं उनको ज्यादा महत्व देता हूं। तो मेरे रिश्तेदार भी हैं प्लस मेरे मित्र भी हैं। शाम का समय था, हमारे गांव में जीप आई और उसमें वही शिक्षक थे जिन लोगों ने हमें सिलेक्ट किया था और बता के गए थे कि अगले हफ्ते हम आपको आएंगे लेने। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे जाने को मिलेगा, कि क्या होगा, कैसा होगा। मन में बहुत एक उद्विग्नता थी कि पता नहीं जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। कह के तो गए हैं पर होगा नहीं होगा, क्या कैसा है। लेकिन जब नेक्स्ट वेडनेसडे शाम को जीप आ गई तो मैंने एक छोटा सा बैग था, उसमें 2-3 सेट कपड़े वगैरह डाले, अपनी जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, 1-2 किताबें डाली और तैयार हो करके मैंने बाहर जाके अपने ब्रदर को बताया मैंने पिछले हफ्ते परीक्षा दी थी और पास हो गए और मैं जा रहा हूं। तो मेरे बड़े ब्रदर, मैं वो चेहरा नहीं भूल सकता, वो मुझे देखने लगे और बहुत ही उदास हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास पैसे वगैरह हैं कुछ? तो उस वक्त मैं झूठ नहीं बोल पाया। मैंने कहा है 10-20 रुपए पड़े हैं और वहां पैसों की क्या जरूरत है भाई, मैं आश्रम में जा रहा हूं। उन्होंने बताया कि वहां कोई पैसों की जरूरत नहीं है, तो पैसों की जरूरत नहीं, इतना काफी है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ में। गए तो जहां पर वो जीप रुकी हुई थी, चौहान साहब का घर था, अश्वार के चौहान साहब थे। वहां पर और भी लोगों का आना बाकी था और वेट कर रहे थे। तो उन्होंने जाकर के उन शिक्षक से कुछ बात की जो भी आए थे, और उनसे उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा कि मैं आता हूं, तब तक आप जाइएगा मत, जब तक मैं नहीं आ जाता। तो बोले हाँ ठीक है पंडित जी आप जाइए। और एक आधे घंटे में लगभग सब लोग आ गए। मुझे याद है मैं जीप में बैठ चुका था, हम सब लोग जीप में बैठ चुके थे और मेरे ब्रदर जो हैं बहुत तेज रफ्तार से उधर से चलते हुए आ रहे थे। पता नहीं आजकल जब ये रिश्ते सारे महत्व होते जा रहे हैं तो इन चीजों का आप लोगों के लिए कितना महत्व होगा। पर मुझे अपने ब्रदर के ऊपर बहुत दया आ रही थी। एक भाई जो बहुत एजुकेटेड था, जो IAS PCS की प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत इंटेलिजेंट थे, वो कहा करते थे उनके पढ़ाए हुए लोग IAS PCS हैं। और मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मैं उनके मित्रों से मिला हूं जो सचमुच IAS हैं, PCS हैं, कहीं डिप्टी हैं, कहीं कलेक्टर हैं, कहीं जज हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं कि मेरे ब्रदर बड़े साधारण से कपड़ों में, लेकिन वो क्योंकि सीनियर थे उनके, और जब उनके ऑफिस में गए तो खड़े होकर के उन्होंने रिस्पेक्ट दी है मेरे ब्रदर को। मैंने उतने नॉलेज वाले बहुत कम लोग देखे हैं। बहुत इंटेलिजेंट थे मेरे ब्रदर। स्वर्गीय श्री कमलेश पांडे वो नहीं है, उनका ही मर्डर हुआ था। तो मैं जीप में बैठा हुआ था और जीप लगभग चलने वाली थी और वो लगभग भागते हुए से जीप की तरफ आ रहे थे और उन्होंने हाथ से इशारा किया, ड्राइवर रुक गया। और जो शिक्षक आगे बैठे थे जीप में, उन्होंने कहा हाँ रुको, उन्होंने बोला था आने दीजिए उनको। आए और मैं चूंकि जीप में सबसे पीछे बैठा हुआ था तो पीछे से मेरे पास आए और उन्होंने जेब में हाथ डाला, अपने कुर्ते की जेब से निकाल करके मेरे हाथ में 250 रुपए रखे। तो मुझे अपने घर के हालात पता थे कि हमारे घर में इस वक्त 250 रुपए होना मतलब आज के 2.5 लाख रुपए जैसे मैंने रखते हैं। तो उन्होंने पैसे रखे तो मैंने कहा ये पैसे कहां से लेके आए हैं आप? अरे बोले तुम जाओ, मैं कहीं से भी लेके आ गया, टेंशन मत लो, जाओ खुश रहो तुम। तो मैं उतर करके उनके पैर छुए मैंने कहा बताओगे नहीं कहां से लेके आए हैं? तो उन्होंने मुझे ऐसे गले लगा लिया। बोले बेटा खुश रहो, बड़ा भाई हूं, पिता नहीं है तो क्या हुआ, मैं इतना भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। और उन्होंने मुझे ऐसे हाथ दिया
मीन्स मैं ऊपर चढ़ूं करके मैंने देखा उनके हाथ में घड़ी नहीं है। मेरे ब्रदर ऑटोमेटिक घड़ी पहनते थे, काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करती थी, पापा के टाइम पे उन्होंने ली थी। तो मैंने कहा ये घड़ी कहाँ गई? तो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि ये जो पैसे दिए हैं इसी घड़ी के हैं, पर टेंशन मत लो, तुम जाओ, समय बदलेगा, ऐसे हम हज़ारों घड़ियाँ खरीद लेंगे। और गाड़ी चल दी। मैं मेरे ब्रदर की ओर देख रहा था। मैंने उनकी आंखों में तैरते हुए आंसू देखे थे, उनका मूल्य मैं नहीं चुका सकता कभी भी, और वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। उस एक पल में मैं अपने बड़े भाई साहब का सदा के लिए ऋणी हो गया। वो मुझसे पुत्रवत स्नेह रखते थे, हालात और परिस्थितियों वश जो मैं करना चाहता था शायद नहीं कर पाया, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। भाइयों के बीच का जो प्रेम है वो सदा ही बहुत उदात्त होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, जो कि मेरे भाई में मैंने देखा और पाया। मेरे दोनों बड़े भाई मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अभी जो हैं वो भी बहुत करते हैं, और जो थे वो भी बहुत करते थे। और उसके पश्चात मेरी जिंदगी की एक अलग यात्रा शुरू हुई, और उस यात्रा को मैं अच्छा या बुरा कह करके समाप्त नहीं कर सकता। उस यात्रा के अपने सोपान है, अपने पड़ाव हैं, और उस यात्रा में बहुत कुछ है जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे दिया। उसके बाद हम पहुंचे आश्रम, और वहां जाने के बाद में पता चला कि आज रात को ही हम लोगों को भेजा जाएगा नोएडा, क्योंकि नोएडा में हमारे गुरुकुल का मुख्यालय था। तो शाम को भोजन वगैरह करने के पश्चात हम सभी विद्यार्थियों को आश्रम के वस्त्र मिले, और उन वस्त्रों को पहन करके हम लोग तैयार हो गए। हम लोगों को एक बैग मिला, पूरा किट मिल गया, और तैयार होकर के हम लोग बसों में बैठ गए। लगभग 3 या 4 बसें थी, क्योंकि पूरे जनपद से विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ था। शाम को करीबन 9 बजे, सर्दियों का समय था और कोहरा पड़ रहा था। तो हम लोग निकले, और बहुत स्लो बस चल रही थी क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम महर्षि आश्रम नोएडा पहुंच गए, और वो आश्रम देखने के बाद में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़ा आश्रम था, हजारों स्टूडेंट्स थे, हजारों अध्यापक थे, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, और निःशुल्क व्यवस्था थी, बहुत ही उत्तम छात्रावास, बहुत उत्तम भोजन, बहुत उत्तम, और प्रशिक्षण की, अध्ययन की जो व्यवस्था थी वो भी बहुत ही उत्तम थी। बहुत अच्छे लोग भी थे, बड़े विद्वान लोग थे, उनके बीच वहाँ रहने का मौका मिला। और हमारे जनपद के नाम पर फतेहपुर छात्रावास करके एक अलग से छात्रावास बना था, जिसमें मेरा अंदाज है 500 से ऊपर विद्यार्थी थे। और क्योंकि उस समय महर्षि महेश योगी जी इंडिया में ही थे, और लगभग 20 दिन बाद हम लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ आश्रम में ही। 1100 विद्यार्थियों का एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। बहुत बड़ा पंडाल बना था, बहुत बड़ा, और वहां पर प्रत्येक विद्यार्थी के साथ में बटुक ब्रह्मचारी कहते हैं, जिनका यज्ञोपवीत होता है उस वक्त उनको बटुक ब्रह्मचारी कहा जाता है। सभी बटुक ब्रह्मचारियों के पास, मैं भी उनमें से एक बटुक ब्रह्मचारी था, प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण, जो कि वो भी सब युवा थे, क्योंकि वहाँ सब वैदिक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अधिक थे। लेकिन मेरे जो गुरुजी थे, जो गायत्री गुरु बने, जिनसे मैंने यज्ञोपवीत संस्कार के समय में गायत्री का गुरु मंत्र मिला मुझे, जिनसे, उनकी उम्र मात्र मुझसे 5 वर्ष बड़ी थी, लेकिन उनको संहिता वगैरह कंठस्थ थी, धारण किया हुआ था। तो मैं उनको जब भी मिलते थे तो मैं लेट करके प्रणाम करता था, तो बड़े शर्मा जाते थे। तो वहाँ 1100 विद्यार्थियों का एक साथ में यज्ञोपवीत संस्कार, 3 दिन तक वो संस्कार का कार्यक्रम चला, बहुत ही व्यवस्थित और अच्छे ढंग से चला। महर्षि जी की उपस्थिति में चला। रोज महर्षि जी आते थे, और शाम के समय में हम लोगों को संबोधित भी करते थे। लगभग 1.5 महीने का समय ऐसा वहां पर गुजरा, और उसके पश्चात हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू ही हुआ कि एक दिन वहां कुछ समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि इस गुरुकुल में कुछ लोग प्रशिक्षणार्थी भी आए थे। जैसे हम लोग छोटे स्टूडेंट थे उम्र में, और कुछ बड़े उम्र के लोग भी आए थे। तो उनको 2 भागों में बांटा गया था, विद्यापीठ और प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण में बड़े बच्चे थे, और विद्यार्थी सब 14-15 साल 16 साल वाली उम्र के जो बच्चे थे वो सब विद्यार्थी थे, वो विद्यापीठ में थे। तो हम विद्यापीठ वाले थे, लेकिन उस वक्त तक छात्रावास विभाजित नहीं हो सके थे, सभी लोग एक ही छात्रावास में थे। इन फ्यूचर ये प्लान था कि विद्यार्थियों को विद्यापीठ के छात्रावास में भेज दिया जाएगा, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के छात्रावास में, क्योंकि ये छात्रावास जो फतेहपुर छात्रावास था महर्षि आश्रम में, ये टेम्परेरी बना था।
न्यू अराइवल्स के लिए कि 1-1.5 महीने वहां रह करके यज्ञोपवीत, क्योंकि वेद पढ़ने की अपनी विधा है कि अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो आप वेद अध्ययन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा शास्त्र मानता है। तो वहां रख के 10-15 दिन में गीता और संध्या आदि ये सब की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। फिर एक सही मुहूर्त आने पर सबका सामूहिक वहां पर यज्ञोपवीत संस्कार करके फिर उनको कक्षाओं में भर्ती कर दिया जाता था। तो हम उसी प्रोसेस से गुजर ही रहे थे। यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह हो चुका था कि अचानक एक दिन शाम को वहां पर कुछ उद्दंड प्रशिक्षणार्थी और अध्यापकों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई और फिर उसमें थोड़ा सा मुद्दा काफी गर्म हो गया। महर्षि जी तक वो बात पहुंची। फिर महर्षि जी ने एक मीटिंग ली और मीटिंग के बाद में महर्षि जी बड़े भोले भाव से कहा करते थे कि इनकी चेतना भी शुद्ध नहीं है, इन लोगों को कुछ दिन के लिए वापस भेज दिया जाए। तो उसी रात जिस प्रकार से बसों में रात में हम लोग आए थे यहाँ पर, उसी रात वहां से वापस हमको अपने जनपद वाले आश्रम में भेज दिया गया। और वहां आने के बाद में पता चला कि यहाँ पर किसी को भी रखा नहीं जाएगा, क्योंकि वहां से आदेश आ चुके हैं कि आप सब लोग अपने अपने घर जाएं। यहां से संघर्ष की असली कहानी शुरू होती है मित्रों। लगभग 550 विद्यार्थी थे वहां से भेजे गए। महर्षि जी के पास में धन की कोई कमी नहीं थी, माता लक्ष्मी जी की उनके ऊपर महान कृपा थी। सब लोग आए, सुबह पहुंचे और वहां पे जो प्रभारी थे आश्रम के फतेहपुर में, उन्होंने बताया कि महर्षि जी का आदेश है कि आप लोगों को इस वक्त अभी नहीं आश्रम में रखा जाएगा, दोबारा भर्तियां होंगी और उस बार कुछ नए पैरामीटर्स होंगे, उसके आधार पर फिर से एडमिशन करके आप लोगों को भेजा जाएगा। फिलहाल आप सब लोगों को वापस अपने घर जाना है। मैं और जो मेरे मामा जी थे भानु कुमार अवस्थी, सिर्फ हम 2 विद्यार्थी ऐसे बचे और सब लोग वापस चले गए। और शायद वो भी चले जाते, लेकिन वहां वो बहुत बड़े सहयोगी सिद्ध हुए। बिल्कुल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वाला जो प्रेम था, मैं कहूंगा वही प्रेम था मेरे और उनके बीच में। हम दोनों लोग गेट के बाहर बैठे हुए थे और हमने तय किया कि हम आश्रम छोड़ करके नहीं जाएंगे, लेकिन आश्रम में रहने की अनुमति नहीं थी, अदरवाइज तो दूसरे स्टूडेंट्स वहां से नहीं जाते। तो वहां से जहां हमारा आश्रम है था, अब वो आश्रम वहां चल तो नहीं रहा, पर क्लासरूम और रहने के छात्रावास हैं वो सब बने हुए हैं, पर आश्रम वहां पर चलता नहीं है, विद्यापीठ अब नहीं चलता। तो वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर गंगा जी का घाट है, प्राचीन घाट है, बहुत पुराना, जो सारे लोग गंगा जी स्नान करने आते हैं उसी स्थान पर स्नान करते हैं। तो हम वहां गए और वहां हमने बातचीत की। हमने उनसे निवेदन किया कि हम विद्यार्थी हैं और इस प्रकार से हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहां हमें रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आप हमें रहने की व्यवस्था दें। तो उन्होंने बरामदे में एक तखत था, तो उन्होंने कहा आप इस तखत में सो सकते हैं। और एक बड़ी अलमारी थी जो दीवार में ही बनी होती है, और उस अलमारी को उन्होंने दिया, बोले इसमें आप ताला लगा के अपना सामान रख सकते हैं। वहां वो हम करके फिर आश्रम में वापस आए, और तब तक क्योंकि सब विद्यार्थी जा चुके थे, हम जाकर के प्रभारी जी से मिले और हमने कहा कि हमको आश्रम में मत रहने दीजिए, लेकिन हमको प्लीज अलाउ कीजिए कि हम यहाँ पढ़ सकें और भोजन कर सकें। तो हमारे डेडिकेशन को देख करके प्रभारी और उप प्रभारी, उन्होंने पूछा कहाँ क्या कैसे कर रहे हो। तो हमने बताया कि भाई वहाँ हमने रहने का अपना स्थान चुन लिया है, वस्त्र हमारे पास हैं, कंबल वगैरह हमको सब मिले थे, बहुत सारा सामान मिल गया था महर्षि आश्रम में। तो उन्होंने हमको अनुमति दे दी, बोले ठीक है आप यहाँ पढ़ने आ सकते हैं, सुबह शाम और दोपहर का भोजन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आदेश नहीं है इसलिए हम आपको रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर छात्रावास नहीं दे सकते। और इस प्रकार से वहां हमारा शुरू हुआ वेदाध्ययन। वेद पढ़ना हमने शुरू किया और जलपान, दोपहर का भोजन और संध्या काल का भोजन हम वहीं आश्रम में मेस में किया करते थे, और शाम को हम सोने के लिए वहां जाते थे। लेकिन सर्दियों का जनवरी का समय था, इतनी भीषण गंगा जी के किनारे इतनी भीषण सर्दी होती थी, वो एक एक कंबल में हम लोग बहुत मुश्किल से रात गुजारते थे, बहुत ठंड लगती थी। और सुबह उठ करके गंगा जी का स्नान करके और फिर हम आश्रम चले जाते थे संध्या वगैरह करके और वेद अध्ययन करते थे। तो इतनी कठिनाई से कार्यक्रम शुरू हुआ। एक दिन हमें याद है, क्योंकि इस स्थान में जहां हम रहते थे वहां सरकारी एक बोट थी, और एक बोट के कर्मचारी, वो मेरे ख्याल से सुरक्षा कर्मी होंगे, क्योंकि वहां लोग गंगा स्नान वगैरह करने आते हैं, तो कोस्ट गार्ड समझ लीजिए। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, तो वो हमको शाम को 4 बजे के आसपास
बीच गंगा जी में बोट जा करके और लंगर डाल देते थे, तो बोट वहां पर स्थिर हो जाती थी। फिर हम वहां पर संध्या किया करते थे और मेडिटेशन करते थे, क्योंकि हमने तब तक मेडिटेशन सीख लिया था। जब हम महर्षि आश्रम गए थे मुख्यालय, तो वहां हमको सीखने को मिल गया था। तो एक दिन प्रभारी और उप प्रभारी ऐसे घूमते हुए वहां पर पहुंचे होंगे, क्योंकि हमारे जो वस्त्र थे वो आश्रम वाले ही वस्त्र हम पहनते थे, धोती कुर्ता, लेकिन वो अलग रंग का होता था, पीले कलर का। तो हम वहां पर ध्यान कर रहे थे, संध्या के पश्चात ध्यान कर रहे थे, तो वहां रुके रहे। और वो जो नाविक थे वो वहीं बैठे रहते थे शांति से, वो घंटे 1.5 घंटे बैठते थे, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट वो करते थे, उनको अच्छा लगता था। देखिए, ये सब चीजें कोई उनके कर्तव्य क्षेत्र में नहीं थी, सरकार ने उनको आदेश नहीं दिया हुआ था और हम उनको पैसे भी नहीं देते थे, लेकिन वो करते थे। लौट करके नाव से हम नीचे उतरे और प्रभारी जी को हमने वहां खड़ा पाया, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, निश्चित रूप से आप लोग एक न एक दिन आश्रम में वापस फिर से आ पाएंगे, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से लगभग 2 से 2.5 महीने हमने वहां पर वो तपस्या की, अध्ययन वगैरह किया। फिर इसके बाद चूंकि हमारे जो मामा जी हैं उनकी ग्रेजुएशन की कुछ परीक्षाएं वगैरह होनी थी, तो और वहां 2-2.5 महीने के संघर्ष के बाद में भी कोई स्थिति ऐसी नहीं नजर आ रही थी कि हम एडमिशन दोबारा ले पाएंगे कि नहीं, क्योंकि महर्षि जी का जो आदेश था उसको चेंज कर पाना इतना आसान नहीं था और हमें तो ये भी नहीं पता कि उन तक हमारी बात पहुंची भी कि नहीं पहुंची। तो एग्जाम देने के लिए हम 8-10 दिन के लिए आए, होली का समय आ गया था, लेकिन फिर हम दोबारा यहाँ इस आश्रम नहीं जा पाए। और लगभग 1 वर्ष के बाद हमें पता चला कि ये जो हमारे मामा जी हैं, ये प्रयाग में, क्योंकि अरैल में भी बड़ा आश्रम था, वहां इनको कहीं से पता चला होगा, क्योंकि उस बीच में मैं ननिहाल में नहीं था अपने, और उस समय कोई मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करते थे। तो इन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा दे करके इनका एडमिशन हो गया और ये चले गए बुधनी, और वहां इन्होंने प्रशिक्षण वगैरह प्राप्त किया। और 1 साल 1.5 साल के बाद ये फिर से इनका अरैल में वापस ट्रांसफर हुआ, तब मेरी इनकी मुलाकात हुई। तो ये तब तक 1.5 वर्ष आश्रम में रह करके और वेद अध्ययन कर चुके थे। तो जब इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो ये छात्रावास आए मेरे और मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मैंने कहा, भाई मुझे भी एडमिशन फिर से लेना है। तो इन्होंने, ये जो मेरे मामा जी हैं भानु कुमार अवस्थी जी, इनका बड़ा अहम रोल है, तो इन्होंने मुझे वहां पर अरेंजमेंट किया। इलाहाबाद अरैल में हमारी फिर से परीक्षा हुई और मैं वहां पर परीक्षा में पास हो गया और हम करीबन 11 विद्यार्थी एक साथ पास हुए थे, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से भर्ती नहीं हो रही थी। यहाँ बहुत चुनिंदा टाइप के जो लोग आते थे या जिनका कहीं से कोई लिंक होता था, उस माध्यम से ही यहाँ पर परीक्षा होती थी। तो 11 लोग थे, हम पास हुए और उस 11 लोगों की टोली का नायक बना करके मुझे अरैल से भेज दिया गया बुधनी, जो कि होशंगाबाद के पास है बुधनी, और जंगल में आश्रम था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आश्रम। वहाँ मैं पहुंचा अपनी टोली के साथ में और वहां रह करके फिर मैंने वेदों का अध्ययन किया और कई चीजों का अध्ययन किया, मेडिटेशन पे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। वहां का जीवन कैसा था वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वहां क्या क्या हुआ। फिर बुधनी आश्रम में पहुंचने के बाद किस प्रकार से मेरी शिक्षा पूरी हुई और क्या क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिए आप लोग मेरे वीडियोस को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, हो सके तो कमेंट भी कीजिए। और मिलता हूं आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।